बिल्ली भी यहाँ पर उतार दें तो वो भी चुनाव जीत जाएंगे। अब जरा सोचिए, क्या नीरज सिन्हा के लिए उन्होंने ये शब्द कहे थे, क्या उनके ऊपर भारी नहीं पड़ रहे? कि चौधरी जो मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी क्या इस सीट को बचाने? बांकीपुर नितिन नवीन का गढ़, जिसे बीजेपी बचा नहीं पाई। बीजेपी को उम्मीद था कि वो किसी भी उतारेगी, कोई भी चेहरा होगा, इस सीट को आसानी से जीत ली। लेकिन ऐसा करिश्मा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जितने अति आत्मविश्वास में थी, वो आत्मविश्वास टूट जाता। प्रशांत किशोर इस सीट को जीत जाते। उपचुनाव में एक ऐसा बड़ा चेहरा प्रशांत किशोर का, जन सुराज पार्टी का, ये चुनाव जीत जाता है। और ये साबित होता है कि बिहार में अक्सर वो नहीं होता जो बीजेपी चाहती है, अक्सर वो होता है पूरे देश में जो जनता चाहती है। जंतर मंतर से लेकर बिहार में छात्रों की नाराजगी, गुस्सा, प्रदर्शन, ये साफ तौर पर जाहिर है कि बीजेपी अगर इन्हें नजरअंदाज करेगी तो बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाई। और इसका जीता जागता उदाहरण बांकीपुर विधानसभा सीट है। और इस पर ही चर्चा करेंगे कि एक तरफ तो बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा आगे कर देती है, नीतीश कुमार को हटा देती है, दूसरी तरफ नितिन नवीन के गढ़ में भी बदलाव होता है प्रत्याशी का, और इसके बावजूद बीजेपी उपचुनाव हार जाती है। और अब सम्राट चौधरी जो पूरे बिहार को संभाल रहे हैं, क्या कुछ चेहरों को संभाल नहीं पा रहे? जो पूरे बिहार को संभालने का जिम्मा लिए बैठे हैं, क्या इसी चेहरे की वजह से बिहार में बीजेपी को नापसंद किया जा रहा है? तमाम सवाल जुड़ जाते हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, बांकीपुर सीट को कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर की जो जीत यहाँ पर हमने देखी है, और बीजेपी जिस तरह से जो बयान उनके आते थे, जो शब्द उनके निकलते थे, वो कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की जीत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, जो आपने तमाम बातों को सामने रखा, इसमें ये निकल कर सामने आता है मुख्य तौर पर कि आत्मविश्वास होना जरूरी है, होना चाहिए। लेकिन आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं अपने लिए ही घातक बन जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो कहावत है वो सही साबित होती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि बांकीपुर को लेकर बीजेपी की तरफ से यहाँ तक कहा गया कि अगर हम कुत्ते बिल्ली भी यहाँ पर उतार दें तो वो भी चुनाव जीत जाएंगे। अब जरा सोचिए, क्या नीरज सिन्हा के लिए उन्होंने ये शब्द कहे थे, क्या उनके ऊपर भारी नहीं पड़ रहे? कि आपने जो बात कह तो दी, लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आता है तो पता चलता है कि तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के प्रचार प्रसार करने के बावजूद, तमाम बीजेपी नेताओं के उतरने के बावजूद, आप जरा देखिए, पवन सिंह से लेकर मनोज तिवारी और यहाँ पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भी तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर प्रचार प्रसार करने में जुटे रहे। लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आता है तो पता चलता है कि बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा जो हैं वो यहाँ पर बुरी तरीके चुनाव हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के जो पक्ष में हवा बनी, उससे कहीं ना कहीं ये साबित हो गया कि बिहार का जो सबसे मजबूत किला बीजेपी के लिहाज से माना जाता था बांकीपुर, क्योंकि 40 सीट से साल से इस सीट के ऊपर कोई चुनाव जीता नहीं है। लगातार नितिन नवीन और उनके पिता यहाँ से चुनाव जीतते रहे 95 से, और उसके बाद में अब 26 में जब बीजेपी अध्यक्ष बन जाते हैं नितिन नवीन, राज्यसभा पहुंच जाते हैं, फिर ये सीट खाली होती है और यहाँ पर उपचुनाव होता है। सबसे पहले तो अभिषेक बंटी को उतारा जाता है कि भाई आप जाइए, चुनाव लड़िए, नामांकन भर देते हैं, काफी जोश उत्साह में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगले ही दिन अभिषेक बंटी अपना नामांकन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं और उसके बाद में नाम निकल कर आता है नीरज सिन्हा का। अब ऐसे में सवाल उठ जाता है कि आखिर अभिषेक बंटी को के नाम पे किसने ऐतराज जताया था, ये बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि उनके पिता ने ये बात कही थी, कुछ लोग हैं जो गरीब परिवार के बच्चे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, ये बात अभिषेक बंटी के पिता ने कही थी। अब नीरज सिन्हा को जब उतारा गया तब शायद किस उम्मीद के साथ में उतारा गया, क्योंकि जिस तरह के उनके बयान थे, जिस तरह से उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वो दिखाई पड़ते थे, तो जो एक परिपक्व नेता की छवि आनी चाहिए वो उनमें दिखाई नहीं पड़ती थी। और ये
जो बातें थी वो भी अपने आप में सवाल के घेरे में आ गई कि क्या इनसे बेहतर कोई उम्मीदवार बीजेपी के पास में नहीं था। और अब जब रिजल्ट सामने आता है तो ये बताता है कि जनता ने जी। बिल्कुल नीरज सिन्हा से मुंह मोड़ लिया, बीजेपी से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे बिहार के अंदर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, और यहाँ पर जो चुनाव हो रहा था उसमें भी ये बीजेपी की मजबूत सीट थी। लेकिन अगर बीजेपी चुनाव यहाँ पर हारी है तो कई लोग इसके सवालों के घेरे में आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो नितिन नवीन जो अध्यक्ष बने हैं, उनके अध्यक्ष बनने के बाद चुनाव हुआ है और उस चुनाव में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी क्या इस सीट को बचाने में असमर्थ रहे, ये अपने आप में सवाल उठता है। तो ऐसे में कई तरह की बातें हैं जो उठती हुई दिखाई पड़ेंगी। सर, यहाँ कुछ बातें ये भी निकल रही हैं कि बीजेपी इस सीट को इस वजह से जीत पाती थी कि लगभग आधी जनता वहां पर वोट नहीं करती, और दूसरी बात ये थी कि जो राजद को नहीं पसंद कर रहे थे वो मजबूरन बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहे थे। लेकिन अब राजद के विकल्प में, बीजेपी के विकल्प में जन सुराज आ जाता है और यही एक बड़ा जो बदलाव है वो देखने को मिला है। क्या यही लगता है कि प्रशांत किशोर का आना कहीं ना कहीं आरजेडी को छोड़िए बीजेपी के लिए नुकसानदायक? देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, राजनीति की रग रग से वाकिफ होते हैं, और यही वजह है कि शायद तमाम समीकरणों को देखकर भांपकर वो चुनाव में उतरे। एक वर्ग ये कहता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि आपने सही कहा कि अगर हम बांकीपुर सीट की बात करें, पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 40% के आसपास मतदान वहां पर रहा है, और उपचुनाव के बारे में बात करें तो 35% सिर्फ मतदान रहा। ऐसे में कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर 10-12% या 15% के आसपास मतदान प्लस हो जाता है तो प्रशांत किशोर यहां पर चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन आप जरा गौर करेंगे कि पहले के मुकाबले चुनाव और कम हो गया, क्योंकि 35% सिर्फ वोटिंग हुई। उसके बावजूद भी अगर प्रशांत किशोर के पक्ष में माहौल बना तो आप ये मानकर चलिए कि 70 से 80% जो जनता बांकीपुर की है वो यहाँ पर सत्ता पक्ष से नाराज दिखाई पड़ी। इसीलिए प्रशांत किशोर की यहाँ पर हवा बनती हुई दिखाई दी, क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर बीजेपी लगातार यही कह रही थी कि भाई चुनाव जो है बीजेपी ही जीतेगी, प्रशांत किशोर को कोई जानता तक नहीं है, यहाँ पर कोई उनकी जमीन नहीं है, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, तमाम तरह की बातें उनके लिए कही जा रही थी। लेकिन अब रिजल्ट ने साबित कर दिया कि जमीनी स्तर पर प्रशांत किशोर ने जो चुनाव प्रचार किया उसका कहीं ना कहीं असर हुआ। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान ही एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था उनका कि देखिए, मैं आपसे ये कहने नहीं आया हूं कि आप वोट मुझे दीजिए, आप जो वोट दीजिए वो योग्य उम्मीदवार को दीजिए, आपको लगता है कि ये उम्मीदवार बेहतर है, बेहतर कर सकता है, उसको वोट दीजिए। इस तरह की बातों को जब प्रशांत किशोर ने लोगों के सामने रखा, उसके बाद में ऐसा लगता है कि लोगों का जो मन था वो यहाँ परिवर्तन होते हुए दिखाई पड़ा, और पूरा का पूरा माहौल जो है वो प्रशांत किशोर के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ा। एक और सवाल है, और बड़ा सवाल मान लीजिए कि आरजेडी है वो ढिलाई बरतती हुई दिखाई दी कि पहले जब रेखा का नामांकन हुआ उनके उम्मीदवार का, तब तेजस्वी यादव या कोई बड़ा चेहरा उनके साथ नजर नहीं आया। प्रचार प्रसार में प्रशांत किशोर खुद जुट गए, बीजेपी के नितिन नवीन से लेकर बड़े चेहरे आ गए, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई वो भागीदारी या वो जिम्मेदारी या वो जो एक्टिवनेस है वो नजर नहीं आई है, और अब उनकी हार का कारण भी यही दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये ढिलाई बताती है कि महागठबंधन वाकई कमजोर है? क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये नाज़मीन रहेगी कि इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि आरजेडी की तरफ से देखा जाए तो रेखा गुप्ता जब प्रत्याशी बनी, हालांकि 25 में ही प्रत्याशी थी वो, ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार प्रत्याशी बनी है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के अंदर एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा। उसके बाद में हमने देखा कि आरजेडी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा उनका प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई नहीं दिया। तेजस्वी यादव खुद 28 तारीख को प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़े, यानी एक जो माहौल बनना चाहिए था वो माहौल नहीं बना। तो ये भी माना जा सकता है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने भी पुरजोर तरीके से यहाँ पर महागठबंधन के अंदर, हालांकि वो है लेकिन वो भूमिका में दिखाई नहीं पड़े कि रेखा गुप्ता के लिए कोई प्रचार प्रसार किया गया हो। इसको इस नजर से भी देखा गया कि क्या कांग्रेस ने साइलेंट तौर पर प्रशांत किशोर का समर्थन किया, ये भी लगातार बातें हुई। अब ये कहा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा कि कई आरजेडी के चेहरे भी पार्टी छोड़कर एक तरीके से दूसरे दलों में चले गए। खेसारी लाल यादव ने भी जन स्वराज का समर्थन कर दिया, तेज प्रताप यादव ने
बिल्कुल उनका भी जो है जनसुराज का समर्थन किया। इसके अलावा कई सारे नेताओं ने यहाँ पर प्रशांत किशोर का समर्थन किया, और अब जब ये कंफर्म हो गया कि प्रशांत किशोर की जीत लगभग यहाँ पर पक्की हो गई है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि वाकई में आरजेडी ने चुनाव लड़ा नहीं, बल्कि चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ उन्होंने दिखाने का एक बहाना बनाया कि चलिए एक प्रत्याशी हमने उतार दे, क्योंकि अगर वो सीरियसनेस होती, वो गंभीरता होती, तो शायद यहाँ पर तेजस्वी यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे होते और यहाँ पर माहौल कुछ और बनता हुआ नजर आता। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर ने जिस तरह की मेहनत की, उसका रिजल्ट उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि बांकीपुर में उनकी जीत का मतलब यह है कि बीजेपी को सबसे मजबूत उनके गढ़ में हराना, ये प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी जीत मानी जा सकती है। बिल्कुल प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी जीत, क्योंकि बीजेपी का गढ़, और लगभग बीजेपी को ये उम्मीद था कि इस बार भी उपचुनाव में वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन आरजेडी कांग्रेस के पास भी मौका था कि प्रत्याशी ना उतार कर जनसुराज को समर्थन सौंपा जाता, तो एक जीत उनकी भी सुनिश्चित यहाँ पर होती। समर्थन तो होता, लेकिन प्रशांत किशोर की जीत के साथ साथ आप भी कहीं ना कहीं आगे होते। लेकिन अब ये पछतावा महागठबंधन को हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को सबसे बड़ा पछतावा होगा कि अति आत्मविश्वास में आना कई बार घातक साबित भी हो सकता है। अब देखना होगा कि नतीजे तो सामने हैं, प्रशांत किशोर जीत चुके हैं और बीजेपी हार चुकी है। इसके बाद की तस्वीरें क्या होंगी? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जिस बिहार को देखा जाता है, क्या वो बिहार उनके नेतृत्व में ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, या बीजेपी को कुछ और बदलाव करने पड़ेंगे? आपको क्या लगता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।